जैसा आज तक आप 11वीं 12वीं क्लास तक पढ़ते आए हैं, एक कॉपी खोल ली, लिखना शुरू किया, सारा कुछ जो बोला बोर्ड पे देखा, लिख डाला, ये बिल्कुल गलत पैटर्न है। क्योंकि जो आप लिखोगे वो कोई पूछेगा नहीं, और जो आपको याद होगा वो एग्जाम में आएगा नहीं। ओके, तो इसलिए यूजलेस। ठीक है, तो अपना टाइम वेस्ट ना करें राइटिंग में। अगर आपको कहीं लिखना है दूसरे लेक्चर्स में लिखिए, और स्पेशली एनाटॉमी में लिखिए, क्योंकि एनाटॉमी में तो लिखना भी पड़ेगा, वही पढ़ना भी पड़ेगा और वो आएगा भी। सबसे पहला सवाल, अगर आप खुदा ना खास्ता एमबीबीएस पास कर लेते हैं, उसके बाद आप जो है ओपीडी में बैठे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट की डिस्टरबेंस से कैसे पेशेंट प्रेजेंट करेगा आपकी ओपीडी में? कौन मुझे बताएगा? कोई पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट डिस्टरबेंस है एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन में, तो आपको कैसे प्रेजेंट करेगा वो? क्या नाम सुना है साइन एंड सिम्टम्स, है ना? आजकल गूगल और मल्टीमीडिया इतना हावी है कि कहीं ने तो आज ही डॉक्टर की मूवी देख डाली होगी, मैं डॉक्टर बनकर कैसा लगूंगा। किसने प्री फोटोशूट तो नहीं कराया? अब मैं ऐसे दिखता हूं, फिर स्टेच लगा के ऐसे देखूंगा। तो हमारा जो धंधा है, आर प्रोफेशन, उसका जो भगवान है आर पेशेंट, वो कैसे प्रेजेंट करेगा कार्बोहाइड्रेट डिसऑर्डर्स को, तो उसको कहते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ डिस्टर्बेंस इन कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। तो क्या साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे उसके? यस प्लीज, खड़े होकर बताइए कौन है। हाँ, नाम क्या है आपका? मधुसूदन, बताइए। वेट लॉस, ओके। एब्जॉर्प्शन डिस्टरबेंस का मतलब ये नहीं है कि उसको एब्जॉर्प्शन कम ही होगा, है ना? डिस्टरबेंस का मतलब क्या होता है? मे बी, हाँ, एनोमली मीन्स मे बी हाई और लो, बट है डिस्टरबेंस। आइए प्लीज, कम फास्ट। तो पहली बात, कार्बोहाइड्रेट डिस्टरबेंस का बच्चा नहीं, पेशेंट आपको सबसे कम से कम उम्र का कितना मिल सकता है? सबसे कम से कम उम्र का पेशेंट आपको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म या एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन डिस्टरबेंस का कितने दिन का मिल सकता है? 6 मंथ? नहीं, नहीं, मुझे एज बताइए। 1 ईयर? सोचिए, बताइए। अच्छा, ये बताइए, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है? नहीं? ओके, सॉरी जैसा मेडिकल साइंस में कुछ नहीं है। ध्यान रखिए, हम लोग डॉक्टर एक ही बार सॉरी बोलते हैं, है ना? उसके बाद हम उससे कुछ बोलने लायक नहीं रहते, है ना? तो ये प्रैक्टिस है सॉरी ना बोलने की, ठीक है ना? तो लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट, और बच्चा सबसे पहले लैक्टोज कब लेता है? फर्स्ट फीड, मतलब कुछ मिनट, आवर का बच्चा भी लैक्टोज लेता है, माँ का दूध पीता है। आइए, और उसका ब्रेस्ट फीड जो है
विद इन एन आवर बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंस का पेशेंट है ना, उसको लैक्टोज एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट हमारे लाइफ से कब से जुड़ा है? फ्रॉम बर्थ। अच्छा, कितने लोग कहते हैं कि फ्रॉम बर्थ? कितने लोग कहते हैं फ्रॉम? ओके ओके, 2-3 लोग कह रहे हैं, काफी सारा पढ़ लिया। बाकी लोगों को क्या लगता है? फ्रॉम फीटस। रीजन? न्यूट्रिएंट्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी, लेकिन वो मदर का प्रॉब्लम है। बच्चे का या फीटस का प्रॉब्लम कैसे है कार्बोहाइड्रेट से? वो मदर का प्रॉब्लम है। बताइए। जो फीटस होता है, जो पहली सेल होती है, पहली ग्रोथ होती है, आगे फ्यूचर में जाइगोट्स बनेंगे, बच्चे बनेंगे, वो अपने आप में एक सेल है ना, उसकी अपनी अपनी एनर्जी नीड है ना, उसकी अपनी एटीपी रिक्वायरमेंट्स है। अगर उस सेल को प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो वो डेवलप ही नहीं होगा, है ना। वो डेवलप नहीं होगा तो फीटस डेवलप नहीं होगा। तो जो आप कह रहे हैं कि मदर की प्रॉब्लम से, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो मदर डायबिटिक होती है ना, हाइपरटेंसिव होती हैं, थायराइड डिस्टरबेंस से होती हैं, थायराइड लिपिड डिस्टरबेंस करता है, आप आगे पढ़ेंगे, तो उनको प्रेगनेंसी डिले होता है। रीजन क्या है? फीटस स्टेबल ही नहीं होता है, या oocytes उनके इतने फर्टाइल नहीं होते कि आगे बेबी डेवलप कर सके, या स्पर्म से जुड़ करके बेबी डेवलप कर सके। ये केवल फीमेल की प्रॉब्लम नहीं, अगर इस तरह की प्रॉब्लम मेल में भी है कि वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से डिस्टर्ब हैं, चाहे वो डायबिटीज हो या एनीथिंग, कार्बोहाइड्रेट से स्पर्म का क्या लेना देना है? फ्रुक्टोज, जो स्पर्म की टेल होती है, उसका मूवमेंट एनर्जी रिलेटेड होता है, एनर्जी रिच होता है, इसी से वो मूव करता है। तो कुल मिलाकर हमारी लाइफ का जो सब कुछ चलना है, सारा मोमेंट है, वो कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड है। इफ वी नीड एनर्जी, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए ही चाहिए। आज की सोसाइटी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि दे आर कटिंग द कार्बोहाइड्रेट, है ना। ऐसा नहीं खाना तुम शाहरुख खान लगोगे, वैसा नहीं खाना तुम सलमान बन जाओगे, और बेटर करोगे तो ऋतिक बन जाओगे, थोड़ा और करोगे तो कब्र में जाओगे, ये मुझे पता है। तो कई सालों से अपना ये पैटर्न चल रहा है, फूड पैटर्न। अगर कोई इंग्लिश कैलेंडर पे बिलीव रखता है तो लगभग 2022 साल से यही फूड पैटर्न चल रहा है। जो इंडियन कैलेंडर पे बिलीव रखते हैं वो शायद 6200-6400 साल से यही चल रहा है ना। कोई
और पुराने कैलेंडर्स पे बिलीव रखते हैं तो कई डायनासोर टाइम से यही फूड पैटर्न चल रहा है। भाई डायनासोर भी पेड़ के पत्ते ही खाता था, वो खत्म तब हुआ जब उसने दूसरे डायनासोर को खाना शुरू किया, है ना। जब तक वो शाकाहारी था तब तक जिंदा रहा। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप मांस खाते ही मर जाओगे, लेकिन डायनासोर मर गए थे। तो ये कार्बोहाइड्रेट का पैटर्न है जो हमारी नीड है, इसको एकदम से कट नहीं करना चाहिए। सवाल ये उठता है कि हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता कैसे कैसे है। बात आती है डाइजेशन की। तो सेल को कार्बोहाइड्रेट मिलता कैसे है? बायोकेमिस्ट्री क्या है? सेलुलर लेवल, किसी भी कंटेंट का सेलुलर लेवल, कि कोई भी कंटेंट सेलुलर लेवल तक कैसे पहुंचेगा, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट उनका कान के थ्रू पहुंचेगा। ब्रदर, इतनी सफाई अभी नहीं, नहाते वक्त करनी चाहिए, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट सेलुलर लेवल तक कैसे पहुंचेगा, कौन बताएगा? जो सेलुलर लेवल तक पहुंचाना बता दिया तो इसका मतलब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों हो गया। स्लाइड्स तो एक फॉर्मेलिटी, देखिए कुछ कार्बोहाइड्रेट हमारे पास ऑलरेडी स्टोर है ना। कैसे 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 स्टोर है कार्बोहाइड्रेट? ग्लाइकोजन और देखो हमारी एनर्जी की जो सारी डिमांड है वो आजीवन चलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे यूं कह दे भाई अब एनर्जी नहीं चाहिए तो फिर तू भी नहीं चाहिए, है ना। तो जितना भी बॉडी का स्ट्रक्चर है, ऊपर वाले ने व्यवस्था की है कि वो सब कन्वर्ट हो सके कार्बोहाइड्रेट में। प्रोटीन कैन कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट्स कैन कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन कैन कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो कुल मिलाकर सब कुछ कन्वर्ट हो सकता है कार्बोहाइड्रेट में। तो जो लोग जिम जाते हैं उनको जिम ट्रेनर बड़े बड़े प्रोटीन के डब्बे देते हैं, है ना। वो ये कहते हैं कि ये एक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इससे आप की मसल्स बनेंगी, आपका जो है शुगर नहीं बढ़ेगा, वेट नहीं बढ़ेगा। हम बड़े समझदार होते हैं, ठीक है प्रोटीन है, पर उन्होंने बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ी। उनको पता नहीं है कि प्रोटीन विल कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट, है ना। वो डब्बा खरीद लेते हैं, डब्बा जो 40 रुपए का है वो 400 रुपए में खरीदते हैं, है ना। वो ये भूल जाते हैं कि डब्बों से नहीं बन रहे आप वो जिम कर रहे हो ना, मसल उससे डेवलप हो रही। अगर घर पे जाकर अगर इतना ही शौक है, खेत में चले जाओ, फावड़ा उठा लो, प्रोटीन के डब्बे की भी जरूरत नहीं है, तो भी मसल बनेगी। पर उन डब्बों से नुकसान क्या होता है? आप अच्छा ये बताइए, मैं आपको ये सब चीज समझा रहा हूं, इसके पीछे रीजन क्या है? मैं आपका ये प्रोफेशनल क्लास है। आज मैं डॉक्टर हूं, कल आप डॉक्टर होंगे, आप मेरे कंपटीटर होंगे। तो इसलिए अपना हितैषी जैसा तो कुछ भी नहीं, है ना। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप डॉक्टर बने। तो क्यों बता रहा हूं मैं आपको ये? जब तक मैं नहीं चाह रहा आप डॉक्टर बने तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन आपने चाहना छोड़ दिया
प्रॉब्लम उस दिन होगी। तो आप बताइए कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको? बताइए। हाँ, वो प्रैक्टिकल क्यों बता रहा हूँ? हाँ, याद तो आपको सब कुछ करना है, इसके अलावा भी बहुत कुछ याद करना है। अभी तो कुछ भी शुरू नहीं हुआ है। क्लिनिकल रेलेवेंस क्यों बता रहा हूँ? मैं सवाल का सवाल बनाए जा रहे हो आप। मैं सवाल का जवाब पूछ। हाँ, अच्छा। अपना लास्ट एम इस डिग्री के बाद क्या है? डॉक्टर बनना, मीन्स पेशेंट देखना। तो ऐसे पेशेंट आपके पास आएंगे जो ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब, ये प्रोटीन का डब्बा दिया है मुझे जिम ने, इसके फायदे और नुकसान गिनाइए और 50 रुपए ले जाइए। तब आपको ये चीज याद आएगी कि ये प्रोटीन का डब्बा क्या क्या फायदे करता है और क्या क्या नुकसान। तो प्रोटीन का डब्बा सबसे पहला फायदा करता है उस ट्रेनर की कमाई जो आप पर डिपेंड है, ठीक है। और सबसे बड़ा नुकसान जो करता है, जितने भी अभी कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं यंग एज में, है ना, या आदमी मर्द बना घूमता है ना, ये सारी दिक्कतें जो हैं वो उस डब्बे से क्रिएट होती हैं, क्योंकि उसमें कोई लोग टेस्टोस्टेरोन यूज करता है, सीधा टेस्टोस्टेरोन नहीं लेकिन टाइप्स हैं, कुछ लोग उसमें इस तरह के हॉर्मोन्स यूज करते हैं। ड्यूरिंग क्रोनिक डिजीजेस जिन लोगों ने डब्बे यूज किए होते हैं ना, जो कि स्टेरॉइड रिच भी रहते हैं, उनको ट्रीट करना वाकई में नामुमकिन होता है, क्योंकि उन्होंने इतना स्टेरॉइड पहले ले लिया होता है कि आपके दिए स्टेरॉइड वर्क ही नहीं करते हैं। तो वो आपको ये नहीं बताएंगे कि इसमें स्टेरॉइड भी है, हाल दो उसमें साफ साफ लिखा होगा, जो भी लिखा है हमने ईमानदारी से लिखा है, इसमें इतना फैट है, इतना शुगर है, इतना वो है। आपके पास नापने का कोई यंत्र नहीं है, और जिन्होंने नापा है वो हिंदुस्तान की बहुत अच्छी मशीनरी है, वो हर चीज को पैसे से नापती है। अच्छा, 500 का नोट आ गया, कार्बोहाइड्रेट ठीक है, 1000 का नोट आ गया, प्रोटीन एकदम ठीक है ना। ऐसा हमारी मशीनरी करती है। लाइफ में कोई भी मेडिसिन देने से पहले, चाहे सिप्ला की हो या एनीथिंग, कुछ भी हो, आप अपनी गारंटी नहीं लें, क्योंकि उनकी कुछ गारंटी नहीं है। तो जो दे दिया वो दे दिया, अगर आपका कोई कमीशन है तो ठीक है, अदरवाइज ओके, मेडिसिन मेरे पास आई, मैंने आपको दी, इसकी क्वालिटी मुझे पता नहीं, मैंने अपना अच्छा किया है, बाकी तो ये मशीनरी गड़बड़ है। आप लोग अच्छी जगह पहुंचेंगे, आप अच्छा कीजिए, बेटर होगा। तो प्रोटीन विल कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट, तो कितना ज्यादा प्रोटीन लोगे दैट विल आल्सो कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट। लेकिन किडनीज को एक प्रॉब्लम हो जाती है इतना प्रोटीन लेने से, है ना। इस प्रोटीन को बाहर भी करना है, किडनी के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है क्या ऐसा कुछ प्रोटीन को डायरेक्ट आउट करने का? प्रोटीन किडनी से डायरेक्ट आउट कब होता है? भाई रीनल फेलियर हो जाए, कुछ नेफ्रॉन रप्चर हो जाए, उनकी साइज बढ़ जाए, होल बड़े हो जाए, तभी किडनी से वो आप बाहर जाएगा प्रोटीन। अदरवाइज प्रोटीन अच्छी खासी साइज होती है तो वो नहीं जाता। तो उसको बाहर जाना भी है तो फिर क्या करेगा? ब्रेक डाउन होगा, क्रेटिनिन बनेगा, क्रेटिन बनेगा, फिर वो बाहर जाएगा। क्रेटिन बाहर गया जहां तक तो ठीक, नहीं गया तो ब्लड में बढ़ेगा, ब्लड में बढ़ेगा, ब्रेक डाउन, ऑल ऑर्गन विल ब्रेक डाउन। क्रेटिनिन इतना बढ़ गया, फिर पहले मैं इसका किडनी संभालूं या इसके और डिसऑर्डर संभालूं, बहुत बड़ी दिक्कत होती है डॉक्टर को। तो हाई प्रोटीन इतना अच्छा है, ठीक है। हमारा डाइट पैटर्न जो बना हुआ है वो दुनिया का सबसे बेस्ट डाइट पैटर्न है, चाहे उसमें घी हो, चीनी हो, दलिया हो, सब्जियां हो, अंडे मीट की बात नहीं कर रहा मैं, जिन एरियाज में अंडे मीट की जरूरत है वहां पर वो हो, जहाँ मछलियां खाई जाती हैं वहां वो हो,
तो वो डाइट पैटर्न ऐसा ही बना है जैसा वहाँ की नीड है ना, कई 100 साल के बाद ये बना है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट की अपनी जगह है। अगला सवाल ये रहता है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे यहाँ पर, हमारे शरीर में, बॉडी में कहाँ पर डाइजेस्ट नहीं होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम जानते हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ डाइजेस्ट नहीं होता है? कितने लोग कहते हैं कि माउथ में, माउथ में होता है? स्टमक, कितने लोग कहते हैं स्टमक में नहीं होता है? ओके, जो कहते हैं नहीं होता है वो सही है, ठीक है। तो स्टमक में नहीं होता है, उसके बाद स्टमक के बाद आगे इंटेस्टाइन में होता है। ये सब एब्जॉर्प्शन है, ये सब डाइजेशन है। एब्जॉर्प्शन में क्या है, जब कार्बोहाइड्रेट टूट चुका है छोटे पीसेज में, अब उसको सेल के थ्रू अंदर जाना है ना। अंदर जाने के दो प्रोसेस है, एक तो बिना किसी एनर्जी के, है ना, क्या कहते हैं उसको, और दूसरा जो सोडियम के साथ इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट का मतलब सोडियम हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट के तब जाएगा बिना एनर्जी के, लेकिन कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के अंदर जाएगा, इंपोर्ट। ये अंदर जाने का तरीका है। और एक तरीका होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के थ्रू, उनको नाम आपने सुना हो, ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ग्लूट 4, लॉट ऑफ ग्लूट्स। और ग्लूट फेवरेट टॉपिक रहता है जिसने एब्जॉर्प्शन का, उसमें से मास्टर को लगता है कि इनको ये तो आता ही नहीं होगा, और वो पूछता है भी माल्टोज जाएगा, सुक्रोज किससे जाएगा, या फिर शुगर ग्लूकोज किससे जाएगा। ये सब याद करना होता है। ये सब कुछ मिला मिलू के ग्लूकोज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है ना। इस मोटी मोटी लाइन के आसपास पूरा ग्लूकोज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है। इसके बाद आप मर्जी जितना पढ़ सकते हैं, इसमें एंजाइम्स के नाम पढ़ सकते हैं, हार्मोन्स के नाम पढ़ सकते हैं, डिस्टर्बेंस पढ़ सकते हैं, डिजीज पढ़ सकते हैं। इस पर आप एक पूरी पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। ग्लूकोज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पे पूरी पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन आपसे विशेष आग्रह है कि बायोकेमिस्ट्री में कोई पीएचडी नहीं करे, है ना, उतना ही पढ़ें जितना जरूरी है। मस्ट टू नो, इट्स गुड इफ यू आर लर्निंग, गुड टू नो, नाइस टू नो, बट आप सबको मस्ट टू नो पढ़ना ही है। कोई भी आपको, मैं कॉपी चेक करता हूं, कोई भी कॉपी चेक करता है, कोई भी आपको अनाप शनाप नंबर देने वाला नहीं है। आपने 15 नंबर के क्वेश्चन में अगर 30 नंबर का भी लिख दिया है तो भी 12 नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। तो इतना पढ़िए। हम गलती क्या करते हैं, हम घबरा भी क्यों जाते हैं और फिर हम पढ़ना छोड़ देते हैं। बोले अब लास्ट के 3 दिन पढ़ेंगे, आया तो राम जी, गया तो राम जी। ऐसा नहीं, अपना शॉर्ट पढ़ना, जितना पढ़ा जाए, है ना। अच्छा, आप में से कितने लोगों को 12 खड़ी अ से लेकर गया तक हिंदी में 12 खड़ी शब्द सुना है, जैसे अल्फाबेट में होते हैं? कितने लोगों को याद है? एक, आपको याद है? पूरे याद है? आपको याद है पूरे क्रम से? ओके। और आपको याद है? ओके। नहीं, आपको क्रम से याद है कि ये क आएगा, फिर च आएगा, ट आएगा, त आएगा, वो पता है सब? क्रम से याद है? ओके ओके ओके। इस पूरी क्लास में 195 बच्चे हैं, उनमें से 5 बच्चे ऐसे हैं जो दावा करते हैं, आई डोंट नो कि वो जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन फिर भी ये परसेंटेज काफी कम है। जिन हम सारी जिंदगी एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज हिंदी, उसके 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको 12 खड़ी 19 साल में याद है ना, जिसको हम डेली यूज करते हैं। और कितना छोटा सा एक पेज में आ जाती 12 खड़ी, है ना।
बायोकेमिस्ट्री एक पूरी बुक है ना, पूरी बुक है। तो कोई ऐसी कोशिश ना करे, एग्जाम्पल इसलिए दिया है 12 कड़ी का, कोई ऐसी कोशिश ना करे किसी भी सूरत में कि मुझे पूरी बुक पढ़नी है, बिल्कुल भी ना करे। सख्त हिदायत है। जो ऐसी कोशिश करेगा वो फिर बायोकेमिस्ट्री पढ़ेगा, मेडिसिन तक पहुंचते पहुंचते या तो बाल बाहर नोचता मिलेगा। तो टिपिकली हमें पढ़ना क्या है वो एनएमसी ने गाइड कर रखा है। हमें पढ़ना है ये, ओके। ये सब मैं बता चुका हूं, अब इसकी इंग्लिश है जो आप देख लीजिए जो लिखा है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, मैं एनाटॉमी में काफी पढ़ेंगे आप, रीजनल में इसको खोल खोल के देखेंगे बड़े आनंद के साथ कि हाँ ये ऐसा लीवर है, ऐसा फैट है, ऐसा पेनक्रियाज है, ऐसा स्प्लीन है। स्प्लीन दिखाई नहीं है इसमें, लेकिन वो पेनक्रियाज जैसी एक पतली झिल्ली होती है। कार्बोहाइड्रेट हमको मेनली प्लांट से मिलता है। कई बार पढ़ेंगे आप मोनो पॉली डाई, एग्जाम प्रैक्टिकल्स में भी ये सब बार बार आएंगे, रिपीटेशन होता रहेगा। मैं बता चुका हूं आपको, पॉली डाई मोनो स्टार्च अनाप शनाप, ठीक है ना। ये डाइजेशन है, माउथ के एंजाइम सिलेवरी और में है जो अल्फा एमाइलेज, और लास्ट इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक भी है, ठीक है। जो अपने नीट में क्वेश्चंस आते हैं, नीट पीजी में नेक्स्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी का, ये जो प्रोसेस है कहाँ पर डेक्स्ट्रीन काम आ रहा है, माल्टेज, ये सब आपको बुक्स में मिल जाएगा। लेकिन इनको सॉल्व करने के लिए आप इनको रटे नहीं, इनके क्वेश्चंस को करें, है ना, कि ये माल्टेज से क्या क्वेश्चन बन रहा है, ओके। जितना क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व करेंगे उतना आपको जानने की इच्छा रहेगी। क्वेश्चन बैंक इसलिए, क्वेश्चंस इसलिए नहीं करने हैं कि कोई एग्जाम क्लियर करना है, वो तो करना ही है। कोई अगर आपको यहाँ आकर ज्ञान देता है कि केवल एग्जाम के लिए ना पढ़े, तो उसको कहिए फिर मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, है ना। एग्जाम के लिए जो प्री और पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं वो हमको बेसिकली एग्जाम के लिए ही पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद वो आपके आत्मा में उतर जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज एग्जाम तो क्लियर करना ही है, ठीक है। स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है ना। क्या नाम है, भजन तो गधा भी ढोता है। एक नाम है जो आपको हमेशा काम आएगा, दिस वन 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कभी 1,4 होगा, कभी 1 होगा, पर ये एग्जाम्पल बदलते रहेंगे, किस में 1,4 होता है, किस में 1,6 होता है, क्या ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि डिजीज पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसके ब्रेकडाउन होने नहीं होने पे स्टोरेज डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरह से ये ब्रांचिंग डी ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है। ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल टूट रहा है, अल्फा एमाइलेज से डेक्स्ट्रीन्स बन रहे हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, लास्ट में माल्टोज आइसोमाल्टोज बन रहे हैं। स्टमक के बारे में मैं बता चुका हूं आपको, कई बार बड़ा घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे डिटेल दिया जाता है, स्टमक में डाइजेस्ट होता है, डेक्स्ट्रीन टूटेगा, किसमें टूटेगा, आंसर होता है नन ऑफ अबो, नथिंग। स्टमक में सारी डिटेल दी जाती है, ये सब कुछ बता दी जाएगा कि ये एंजाइम है, ये इसमें टूटेगा, ये इसमें टूटेगा, तो ये इनमें से कौन सी क्रिया स्टमक में होगी, है ना। ऐसे इस तरह से आपको कंफ्यूज किया जाता है, पर कंफ्यूज नहीं होना, स्टमक का कार्बोहाइड्रेट से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। उसकी पीएच इतनी है ही नहीं कि कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करने वाले एंजाइम्स में वर्क करें, या सॉरी ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स में वर्क करें।
ये इंटेस्टाइन में कुछ पैनक्रेटिक एंजाइम्स हैं, वो आते हैं, वर्क करते हैं। पैनक्रेटिक एमाइलेज है, लाइपेज है, ठीक है। इससे रिलेटेड डिजीज है, पैनक्रेटाइटिस का नाम सुना होगा, गॉल ब्लैडर स्टोन का नाम सुना होगा, आगे सुनेंगे, देखेंगे। वो सब इसको डिस्टर्ब होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। लंबी कहानी है, छोटी क्लास है। ये जो डेक्स्ट्रिन हमको मिल गए थे, उनका अल्फा एमाइलेज ने लास्ट तक ब्रेक डाउन कर उसके बाद हमारा जो टारगेट इंटेंट है ग्लूकोज, वो हमको मिल गया। उसमें जाएगा, वहाँ से डिफरेंट सेल्स में जाएगा, डिफरेंट जगह से एब्जॉर्ब होगा, और एनर्जी जो आप क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस और क्या क्या पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में, तो वो सब का मेन सोर्स यही है ना। ये स्लाइड देखकर आपको लग रहा होगा कि मैंने तो बनाई ही नहीं होगी, क्योंकि मैं इतना क्रिएटिव नहीं, ठीक है। पर ये सुंदर है, ठीक है। कुल मिलाकर ये ग्लूकोज फ्रक्टोज मिल रहे हैं हमें, जो भी फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे और फिर हमें एनर्जी देंगे। समझ में आ रही है स्लाइड? बहुत इजी है, बहुत सही है। Why cellulose is not digested in by human? मैंने बताया था कि एक नाम याद रखना आप, ठीक है। ये कौन सा है? इसके लिए हमारे पास कोई एंजाइम नहीं, तो ये काम नहीं करता है। मैंने आपको कहा लिखने से कुछ होगा। ऐसे बहुत सारे एंजाइम है, ऐसे बहुत सारे कारण है, ऐसे बहुत सारे कंटेंट है जिनको हम नहीं पचा पाते, और उन सब पे क्वेश्चन आ सकता है। कौन कौन से कंटेंट है जिनको हम नहीं पचा पाते और क्वेश्चन आता है? पेशेंट ने बाल खा लिया, ब्लेड खा लिया, लेड खा लिया, पॉइजन खा लिया, है ना, सांप ने आदमी को खा लिया। ये सब अगर हम डाइजेस्ट कर पाते तो हम जिंदा रहते, पर वो हमें डाइजेस्ट कर जाता है। ये वायरस आ गया, ज़ॉम्बीज आ गए। हाँ, एक नया वायरस आया है, अभी आपको इंट्रोड्यूस होगा कुछ दिनों में। वो इंसान को ज़ॉम्बीज बना देता है। हाँ, नहीं डरिए मत, ये उन न्यूज़पेपर्स में से जो कई बार प्रधानमंत्री को मार चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हो भी जाए तो हम में से कुछ लोग चले जाएंगे इस धरती को छोड़कर, लेकिन इस ह्यूमैनिटी को बचा जाएंगे, जैसे कोविड में बचाया हम लोगों ने, ठीक है। तो ऐसा कुछ डरना नहीं। हम तो वीर सैनिक है, हमारे लिए थाली बजाते हैं, फिर लोग हमें बजाते हैं, पर कोई बात नहीं, वो अपना फेट है, ठीक है। उससे घबराना नहीं, लेकिन अपना काम करते रहना है। देखिए, जो लोग पिटने को पेशेंट से पिटने को अपनी इज्जत कम समझते हैं, उनके लिए मैं ये कह दूं, पेशेंट तो अपने को थप्पड़ ही मारता है, लेकिन जो लोग बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, है ना, उनको उनका पेशेंट गोली मार देता है। तो बहुत डिफरेंस है। अपन तो फिर भी जान से नहीं जाते, कुछ लोग चले गए, लेकिन मोस्टली अपन अभी भी किताब में इतनी इज्जत रखते हैं या पैरों में ताकत रखते हैं, या तो भग जाएं या बच जाएं, है ना। तो इसलिए ज्यादा डरने का नहीं, अपना काम करने का, कानूनी तौर पे तैयार रहने का, और डेली वॉक करने का, जिससे देखिए एक नियम है, अपने क्लिनिक पे हमेशा एक पीछे का दरवाजा रखें। जब जब पेशेंट जिंदा रहे तो सामने से निकले, बाकी दूसरा दरवाजा आप समझ रहे हैं। और भगवान करे आपको पीछे वाला दरवाजा कभी काम ना लेना पड़े, पर ऐसा भगवान करता नहीं, ठीक है। तो ये
ये इनका डाइजेशन है। इस लिस्ट आपके बुक में है, बहुत सुंदर है, इससे भी सुंदर है, ठीक है ना। और सुंदर चीजें ज्यादा याद रह जाती हैं, इसलिए उनको बहुत सुंदर बनाया जाता है, ठीक है। पर एक लिमिट है हर चीज की, ठीक है ना। अपन जितना याद कर उतना याद करें। अपने को कॉपी में कुछ तो लिखना है जो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड हो। हाँ, नहीं, कुछ लोग रामायण लिखे आते हैं, पता नहीं कभी मैं आपके सीनियर की कॉपी आपको दिखा पाऊँ, पर फिर आपकी कॉपी में आपके जूनियर्स को दिखाऊंगा, ठीक नहीं लगेगा। ये लिस्ट है, ये बोलने से बदलेगी नहीं, यही रहेंगे, ओके। और इसी तरह से याद रखने पड़ेंगे। ये एब्जॉर्प्शन जो मैंने आपको समझाया था, इसको बताते हैं। फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये इस तरह से है, ठीक है। ये सोडियम की हेल्प से जा रहा है अंदर बाहर। इसमें ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप ग्लूकोज वाटर के साथ ऑस्मोसिस से सोडियम अंदर, ग्लूकोज अंदर, ठीक है। जैसे ज्यादा हुआ सोडियम बाहर, ग्लूकोज अंदर रह जाता है, ठीक है। ये आपने कई बार 12th क्लास में ये सिम्पोर्ट इम्पोर्ट जो भी है, ये आजकल जिंदगी में हम हमारे पोर्ट तो भूल गए हैं। ये ग्लूट है, इनके एग्जाम्पल आते हैं, कौन से ग्लूट से कौन सा और किस ऑर्गन में कौन से ग्लूट हैं और क्या एब्जॉर्ब होता है, ओके। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि कौन से ऑर्गन में ग्लूट फ्री ट्रांसपोर्ट भी होता है, याद कीजिए, बताइए, पढ़िए, बताइए। लैक्टोज इंटॉलरेंस मैंने सबसे पहली बात की थी आपसे, इसको पढ़ लीजिए। कुछ ऐसा लगे जो समझ में नहीं आ रहा है तो बता दीजिए। बच्चा जब आपके पास आए तो लैक्टोज इंटॉलरेंस बच्चा होता है, वो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। नॉर्मल वॉमिटिंग सभी बच्चे करते हैं, बच्चा प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग करता है क्योंकि उसको स्टोमक से प्रेशर बन रहा है, बिल्कुल जा ही नहीं रहा है, इतना फ्लोटलेंट बन गया है कि वो गैस भी धक्का मारती है। यहाँ वॉमिटिंग ऐसा मत सोचना मेरे ऊपर, ऐसे चिपक के नहीं जाती, इधर साइड से नहीं जाती। बच्चा दो तरह से वॉमिटिंग करता है, एक तो होठ के बगल से निकल रही है, टपक रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ लिटिल बिट बच्चे की पीठ को नहीं थपथपाया है, उसको ड्रेस से नहीं लगाया है, तो ऐसे में उसको साइड से वॉमिटिंग हो। और अगर वो जीस का है तो वो पूरे पीठ पे माँ की प्रोजेक्टाइल कर देता है। ये चेस्ट से लगाए बच्चे के जो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग नहीं होगी तो यहीं रह जाएगी वॉमिटिंग आकर, क्योंकि बहुत कम अमाउंट होता है। प्रोजेक्टाइल में माँ के पीठ कंधे पर भी वॉमिटिंग आ सकती है, मतलब काफी फोर्स रहता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग बढ़ती चली जाती है। और कौन से केसेस हैं जिनमें प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का टिपिकल एग्जांपल, सभी क्लास। तो टिपिकल केस क्या है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का? देखो जितने भी बेवड़े दारूड़े हैं वो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग ही करते है ना, क्योंकि उनको होश नहीं रहता कि वो कितना पी गए। जिनको पीने का तरीका नहीं आता वो ऐसे ही पीते हैं। मुझे तरीका आता है लेकिन मैं पीता नहीं, तो इसलिए आप टेंशन ना करो। तो वो प्रोजेक्ट एक्सेसिव बढ़ जाता है पेट, फिर वो तेजी से बाहर निकलता है। अच्छा, दारू पीने वाले के वॉमिटिंग क्यों होती है? हाँ, तरीका सही नहीं है वो ठीक है, इसके अलावा तो देख
क्या होता है पता है आपको? पानी से जल्दी दारू एब्जॉर्ब होती है, एल्कोहल एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा है, इसलिए तो बियर पीने वाला पूरी रात जाता रहता है सुसु, है ना, या फिर पैंट कपड़े गीले करता है, जो भी उसकी सुविधा लगे, होश में रहे जब तक बाथरूम में, नहीं तो बेडरूम में, पर वो गीला करता ही रहता है क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है। इतनी हंसी की बात नहीं भाई, सच तो सच ही रहेगा। जितना भी अल्कोहल है वो वोमिटिंग स्टिमुलेट करता है, उसका मेन रीजन रहता है जो लोग चखने के साथ नहीं लेते ना, तो उनका कार्बोहाइड्रेट डाउन कर जाता है ना, इसलिए ये दुनिया में सोसाइटी में आया कि भाई कुछ खाओ पीने के साथ, बस वो बीवी का दिमाग खाते हैं, दैट्स नॉट गुड। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको पीना सिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पेशेंट वोमिटिंग के साथ दारू के बाद आते हैं उन्होंने गलती क्या की हुई होती है। हाँ, खाली पेट उन्होंने दारू पी है, क्योंकि आज शादी में गया था मैं, मेरे को बीवी ने 4 महीने से पैसे नहीं दिए, आज फोकट मिल रही थी, मैंने बस पिया ही पिया, ऐसा ऐसा कंप्लेंट रहता है। और नए स्टूडेंट्स जो रहते हैं, जो नई नई शुरुआत करें कोई से ईयर में, उनके साथ ये रहता ही है, उनको ये पता नहीं कि वोडका कितनी पीनी है, टकीला कितनी पीनी है और ट्रिपल एक्स कितनी पीनी है, जो भी है, जो नाम होते हैं। मेरे ज्ञान से ये मत समझिए कि मैं, ठीक है, तो वो उनको पता नहीं है ना किन चीजों को पानी मिलाकर पीना चाहिए, उनको भी वो सीधा, क्योंकि उनको गम होता है कि बायोकेमिस्ट्री में फेल हो गया, जो कि उनको 18 बार होगा अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। देखिए डॉक्टर का एक ही एंटरटेनमेंट होता है, क्या? दारू। गम तो दारू, खुशी तो दारू, है ना। एक डा की जगह दा लिखा होना चाहिए, दा डॉट फला फला, क्या नाम था आपका? मधु, ओके। तो इसलिए उनको, अगर हम वाटर इंटेक भी ज्यादा कर रहे हैं तो वो भी खाली पेट बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग को छोड़कर, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग आप वाटर इंटेक अच्छे से करें तो डाइजेस्टिव जितनी प्रॉब्लम है वो नहीं रहेंगी। कारण है जो एसिड कलेक्शन हुआ है उसका डाइल्यूशन होता है, उसका फ्लो बढ़ता है, वो इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, एम्प्टी स्टमक होने में हेल्प करता है। तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग पानी प्रेफर करें, पर कुछ लोगों को आदत इतनी हो जाती है वो अर्ली मॉर्निंग भी कुछ और ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। एक डिजीज है ये सुक्रेज डेफिशिएंसी, ये इनहेरिटेड है, ठीक है। सुक्रेज एंजाइम नहीं है इसमें, सुक्रोज नहीं टूटेगा, ठीक है। शुगर कैन में होता है सुक्रोज, किसमें होता है ना? नहीं, किसमें होता है सुक्रोज? केन शुगर में। हाँ, मतलब कुछ आसपास ही मुझे याद है, मुझे बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश सीखने की कर रहा हूँ। आप मेरे साथ सीखिए, जरूर आप नहीं सीख पाएंगे, तो आप अपने हिसाब से सीखिए, ओके। थैंक यू।